गुड मॉर्निंग। आज का मॉडर्न हिस्ट्री का अपना टॉपिक है काउजेज़ ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 को हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस पे प्री और मेंस दोनों में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से करने की ज़रूरत है। तो पॉइंट्स पे आते हैं हम लोग कि 1857 बेसिकली क्या था। तो कहता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ accumulated grievances of the people against the company administration and of their dislike for foreign regime। हम लोगों ने पढ़ा था कि अंग्रेज़ जब यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं तो उन्होंने यहाँ के हर एक एस्पेक्ट यानी पीपल्स के लाइफ में जितने भी एस्पेक्ट होते हैं सबको उन्होंने किसी न किसी फॉर्म में क्या किया, डिस्टर्ब किया। और जब भी कोई चेंज आता है तो सभी लोग उस चीज़ को वेलकम करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक गुस्सा था, लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी कि आखिर अंग्रेज़ चाहते क्या हैं। तो इसी सब का एक एक्युमुलेटेड, ऐसी नहीं थी कि पहली बार ये चीज़ें हो रही थी। हम लोगों ने काफ़ी ट्राइबल रिवोल्ट्स वगैरह देखा और उसमें हम लोग देख रहे थे कि छोटे मोटे लेबल पर रिवोल्ट्स हो रहे थे। लेकिन 1857 जो है एक ब्रॉड पैमाना लेता है, काफ़ी बड़ा जो है आपका स्कोप इसका होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें अलग अलग तरह के लोगों ने पार्टिसिपेट किया ताकि अंग्रेज़ों को यहाँ से क्या किया जा सके, हटाया जा सके। अगर हम लोग देखें कि इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कि भारत में ब्रिटिशर्स के वजह से क्या क्या असर हुए, तो हम लोग देखेंगे कि एक पॉलिटिकल सिस्टम जो मेडाइवल टाइम का था, मुगल्स का था, वो कम्प्लीटली सैटर्ड हो गया, कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। जो इकोनॉमी हमारी थी एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट्स, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गए कि वर्ल्ड के बेस्ड चीज़ें हम लोग बनाते थे। और अब ऐसा हो गया था कि हम लोग सिर्फ रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा ट्रेडिशनल सिस्टम था इकोनॉमी की, वो कम्प्लीटली सैटर्ड हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट जो है लोगों के अंदर मौजूद था। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे कि बहुत ज़्यादा जो है अंग्रेज़ जो थे अपने आप को सुपीरियर समझते थे, काफ़ी हाई पोस्ट पे रहते थे, और जिसके वजह से यहाँ के जो लोग थे उनके अंदर काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन आया। कल्चरल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आ गए, रिलीजियस मैटर्स पे अंग्रेज़ों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करना स्टार्ट किया, क्योंकि अंग्रेज़ों की तीन चीज़ें ही थी जिसको हम लोग 3G कहते हैं, गॉड, ग्लोरी और गोल्ड। गॉड मतलब क्रिश्चियनिटी को फैलाना, ग्लोरी मतलब कि हम सबसे सुपीरियर हैं, और गोल्ड यानी पैसा। तो ऑब्वियस सी बात है इन सब के वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ा, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, कल्चर से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो। और सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड हुए हैं इन सब में वो थे आपके रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को पहुंचा। सिपाही जो रूलर्स के यहाँ पे नौकरी करते थे, वो जब रूलर्स ही नहीं रहे तो वो लोग क्या हो गए, बेरोज़गार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। जो टैक्सेशन सिस्टम अंग्रेज़ लेकर के आए और जिसके अंदर उन्होंने डायरेक्ट पीजेंट से टैक्स वगैरह कलेक्ट करना स्टार्ट किया, जिसके वजह से लैंड लॉर्ड्स वगैरह जो थे, ज़मींदार वगैरह थे, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और उनकी पोजीशंस जो थी लगभग ख़त्म हो गई। पीजेंट्स जो किसान लोग थे उनके साथ भी समस्याएं हुई।
ट्रेडर्स थे उनके साथ भी प्रॉब्लम हुआ, पंडित मौलवी, तो ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे अंग्रेज़ों के डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एक्ट की वजह से। उसके बाद कौन अफेक्टेड नहीं हुआ था, तो मिडिल क्लास लोग, क्योंकि उन्हीं के द्वारा बनाया गया था मिडिल क्लास, जो बिल्कुल भी अनअफेक्टेड रहा इससे, क्योंकि उनको लगता था कि नहीं भी ब्रिटिशर्स जो है जो भी डिमेरिट्स अपने इंडियन कल्चर और सोसाइटीज़ में हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और एक सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात थी, कर तो रहे थे, लेकिन ऑन द कॉस्ट ऑफ मनी, कि हमारे देश को वो कम्प्लीटली रुइन कर रहे थे, ख़त्म कर रहे थे। और जो है पूरी इकोनॉमिक बेस हमारी उन्होंने कमज़ोर कर दी। उस बिहाफ पे जो है ये चेंजेस जो है बहुत ही कम थे। उसके बाद जो इमीडिएट काउज, हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल से इसकी चर्चा करेंगे। तो इमीडिएट काउज है ग्रिज्ड कार्टेजेस का यूज़, कि जो है जो राइफ़ल्स होते थे पहले, ये लोग ब्राउन बेस राइफ़ल यूज़ करते थे, तो अंग्रेज़ों ने इनफिल्ड राइफ़ल्स ला करके इनको इंट्रोड्यूस कराया था। तो ब्राउन बेस में होता क्या था कि बारूद जो है आपके पास होती थी, आप डालते थे, उसको ठोकते थे और गोली चलाते थे। तो कई बार जो है उसकी इफ़ेक्टिवनेस काफ़ी कम हो जाती थी, क्योंकि मॉइस्चर हो जाता था। तो उन्होंने पैकेट्स के अंदर बारूद को डालना स्टार्ट किया और उसके ऊपर एक ग्रीस लगा देते थे ताकि मॉइस्चर वगैरह एंटर नहीं करें। और वो जो ग्रीस था वो फैट जो होता था बेसिकली पिग और काउज़ के अंदर के होते थे, और इस वजह से वो एक रिलीजियस काउज़ जो है बनता है। और बहुत सारे लोग जो है इसको अपने रिलीजन के ऊपर अटैक मानते हैं और फिर वो मना कर देते हैं कि भाई हमको नहीं यूज़ करना, और इसके वजह से जो है रिवोल्ट आपका स्टार्ट होता है। अब अगर हम लोग पॉलिटिकल काउजेस पढ़ें तो यहाँ से टॉपिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आपके पास, जैसे एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब कंपनी जो है बहुत सारे तरीक़ों को अपना रही थी ताकि वो बाकी के जो रूल्स थे, जो एरियाज़ थे, क्योंकि पहले तरीके थे कि डायरेक्ट वॉर करके जो है उसको आप कैप्चर कर रहे हैं। जब वॉर से नहीं हुआ, वॉर से काफ़ी चीज़ें हो गई, तब फिर इन्होंने जो है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ लाई, जिसके बारे में ऑलरेडी एक लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो सब्सिडरी अलाइंसेस था वेलेस्ली का, डलहौजी का था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सतारा 1848, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, बाघट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। तो कहता है इस तरीके से इन्होंने काफ़ी एरियाज़ को कैप्चर किया है। तो यही मेन रीज़न आपका बनता है कि आखिर क्यों जो है इस तरीके से आपके पास जो है रिवोल्ट स्टार्ट होता है यहाँ पे। अब जो है समस्याएं क्या थी, समस्या थी कि किस तरीके से जो है बाकी के जो इलाके थे, जैसे अगर हम लोग झांसी की बात करें, ठीक है, तो झांसी बेसिकली क्या है, तो कहता है झांसी के अंदर हम लोग देखते हैं कि ये एक मराठा का प्रिंसली स्टेट्स हुआ करता था। झांसी बेसिकली क्या थी, तो मराठा की एक प्रिंसली स्टेट्स थी बुंदेलखंड एरिया के अंदर। और 1853 के अंदर जो है वहाँ के जो राजा थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका अपना कोई बेटा नहीं होता है, बायोलॉजिकल हेयर नहीं होता है। तो डलहौजी वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाएगा और झांसी को एनेक्स कर लेता है, और जो गंगाधर राव के जो एडॉप्टेड सन थे दामोदर राव, उनको वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो चाहती है कि कंपनी जो है उनके एडॉप्टेड सन को रिकग्नाइज़ करे, ठीक है, और उनके जो बेटे हैं उनको जो है उनके पति के बाद जो है राजा बनाया जाए, लेकिन डलहौजी इस चीज़ को मना कर देता है। तो 1854 में ये डिसीज़न जो है लिया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई को जो है एक एनुअल पेंशन दिया जाएगा 60,000 का, और आप जो है झांसी का किला जो है पैलेस महल जो है उसको छोड़ दीजिए। तो उनके अपने रीज़न्स थे कि भाई क्यों भाई जो है हम छोड़े, ठीक है, तो इस वजह से जो है उन्होंने मना कर दिया और रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करेंगी। उसी तरीके से अगर हम लोग अवध की बात करें
कई बार क्वेश्चंस आता है कि अवध को किस बिहाफ पे जो है आपका ब्रिटिश एम्पायर के अंदर एनेक्स किया गया था, तो मिस गवर्नेंस कि 1857 के अंदर अवध को एनेक्स किया जाता है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस कि वहाँ के जो नवाब थे वाजिद अली साहब, उनको जो है मिस गवर्नेंस और मिस जो है कैपेबिलिटीज़ के ये जो है कैपेबल नहीं है, इस बेसिस पे उनको हटाया जाता है और कलकत्ता भेज दिया जाता है। और वो डलहौजी जो है वो क्लेम करता है कि वांटेड टू फ्री द पीपल फ्रॉम द नवाब मिस मैनेजमेंट एंड तालुकदार ऑपरेशन, और इस बिहाफ पे जो है अवध को जो है ब्रिटिश एम्पायर के अंदर मिला लिया जाता है, जिसके वजह से जो सेल्फ रिस्पेक्ट था अवध के पीपल्स का वो काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचता है उसको, और सिपॉइज़ को खास करके, क्योंकि जो है सिपॉइज़ जो थे मेनली या तो जो है अवध से आते थे, उत्तर प्रदेश का जो इलाका है आपका, तो उनको लगता है कि यार ये तो गलत है, तो कहता है कि डिसमिसल ऑफ कोर्ट, यानी अगर आप दरबार राजा को ख़त्म कर रहे हैं, राजा के पोजीशन को हटा रहे हैं, तो जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए होंगे वो सब के सब बेरोज़गार हो जाएंगे और सबके अंदर जो है डिसकंटेंटमेंट जो है आता है आपके। उसके अलावा नाना साहब थे, एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू, उनको भी पेंशन देने से अंग्रेज़ मना कर देते हैं कि जो है आपका ये बोलते हैं कि जो इनके फादर को पेंशन मिलता था वो दे, लेकिन जो है यहाँ पे जितने भी प्लीज जो हैं आपके रिक्वेस्ट किया जाता था अंग्रेज़ों को, अंग्रेज़ मना कर देते थे, क्योंकि अंग्रेज़ को पता था कि भाई मिलिट्रली वो काफ़ी सुपीरियर हैं, तो अगर हम इनके बात को माने या ना माने इससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से नाना साहब को जो है फैमिली उनके शिफ्ट कर दी जाती है कानपुर के पास बिठूर के अंदर। उसके बाद एक और जो है मेन रीज़न बनता है एबॉलिशन ऑफ रॉयल टाइटल्स या रिगल टाइटल्स, कि मुग़ल एम्पायर थे बहादुर शाह टू, वो काफ़ी बूढ़े हो गए थे, काफ़ी कमज़ोर थे, तो लॉर्ड डलहौजी जो है रिकॉग्नाइज करता है सक्सेशन ऑफ मुग़ल प्रिंस फ़खरुद्दीन। 1849 की घटना है ये, कि बोला गया कि बहादुर शाह के बाद जो है आपके फ़खरुद्दीन जो है राजा बनेंगे, और 1856 के अंदर फ़खरुद्दीन की डेथ हो जाती है और लॉर्ड कैनिंग कहता है कि अब कोई राजा वाजा होगा नहीं, तो प्रिंस जो है क्या ही टाइटल इनका रहेगा, मुग़ल किंग वगैरह कोई नहीं होंगे। और बोला जाता है कि आप क्या कीजिए कि जो है रेड फोर्ट जो है खाली कर दीजिए और जो है कुतुब मीनार के पास जो है सेटल होने के लिए बोला जाता है। तो इस तरीके से जो है काफ़ी अपमानजनक सिचुएशंस क्रिएट होता है बहादुर शाह जफ़र वगैरह के लिए, तो इन सब के वजह से उनको काफ़ी जो है वो होती है, लोगों को भी काफ़ी जो है डिसकंटेंटमेंट फील होता है। और ब्रिटिशर्स जो थे आपके नवाब ऑफ कर्नाटक, तंजौर, इन सब के भी टाइटल्स को ख़त्म कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है आपकी बनती हैं। अब कहता है कि भारत में पहले भी आए थे लोग, मुगल्स आए थे, गौड़ीज़ के साथ ऐबक वगैरह थे, लेकिन वो लोग जब यहाँ पे आए थे तो वो लोग यहाँ पे सेटल हो गए थे और यहाँ के लोगों से मिलजुल करके जो है उन्होंने यहाँ पे शासन किया था। लेकिन ब्रिटिश के साथ ये चीज़ थी नहीं, और भारत के लोग जो है किसी दूसरे देश में बैठे हुए किसी राजा के इशारों पर चलना जो है इनको जो है पसंद नहीं था, तो उसी को एलियन रूल कहा जाता है। वो भी एक मेन रीज़न बनता है जिसके वजह से जो है यहाँ के लोग जो थे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि कोई सोशल लिंक और कम्युनिकेशन जो है ब्रिटिशर्स और इंडियन के बीच में था नहीं। यहाँ तक कि जो अपर क्लास थे इंडियंस के, उनके साथ भी अंग्रेज़ मिलते जुलते नहीं थे, और अंग्रेज़ के अंदर था कि वो तो भाई यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से जो है पैसा कमाया जाए। तो कहता है कि ब्रिटिशर्स का एक ही था कि भाई कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं और अपना ड्यूटी ख़त्म करें और वापस इंग्लैंड चले जाएं। इस वजह से इंडियंस भी जो है उनको काफ़ी शक की निगाह से देखते थे कि किसी भी तरीके से उनको वो अपना फ्रेंड तो नहीं समझते थे। अब अगर हम लोग इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव काउजेज़ की बात करें, तो सबसे पहला तो जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स था
परमानेंट सेटलमेंट या रैयतवारी सिस्टम या महलवारी सिस्टम, इन सब में एक्सप्लॉइटेशन जो था वो किसानों का ही हो रहा था। लैंड रेवेन्यू असेसमेंट काफ़ी हाई थी, लॉस ऑफ लैंड फॉर लैंड होल्डर्स, हैवी टैक्सेशन फॉर ज़मींदार एंड कल्टीवेटर्स के बहुत सारे जो बिचौलिए थे जो आपका काम करते थे वो सब भी अलग अलग पॉलिसीज़ के तहत ख़त्म होते चले गए। कहा जाता है कि 1770 से लेकर के 1857 के बीच में 12 बार तो जो है बहुत ही भयंकर फेमाइन पड़ा, छोटे मोटे तो होते रहते थे। तो ये भी जो है डिसकंटेंटमेंट, गरीबी बढ़ गई, भुखमरी बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद कम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम, ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न रहा। लोग जो थे कल्टीवेटर्स, जो पेजेंट्स थे, उनको ज़्यादा समझ में आती नहीं थी चीज़ें, और अगर वो कोई चीज़ रूल्स रेगुलेशंस मिस करते थे तो पुलिस वाले आकर के उठा के उनको जेल में डाल देते थे। अब उनकी पूरी फैमिली जो उन पर डिपेंडेंट थी वो और ज़्यादा गरीब होती चली जाती थी। उसके अलावा विलियम एडवर्ड्स थे, एक उनको बोला गया था कि असेस करने के लिए व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द 1857 रिवोल्ट। तो उन्होंने बोला कि जो लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा था, छोटे से मोटे ऑफिसर से लेकर के जो लोअर कोर्ट्स के अंदर जो ऑफिसर्स थे उन सब के भीतर बहुत ज़्यादा करप्शन था, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया और इसके वजह से डिसकंटेंटमेंट लोगों के अंदर आया। और फाइनली उन लोगों ने जब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ तो लीडर्स को सपोर्ट किया। तो ये भी एक मेन रीज़न बना। इंडस्ट्रीज़ जो थी, भारत का जो जान था हैंडीक्राफ्ट, उनको भी डिस्ट्रक्ट किया गया। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थे उन्होंने इंडियन ट्रेडर्स, आर्टिजन्स, इंडस्ट्रियलिस्ट सबको जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस में रखा। बहुत सारे तो बंद ही हो गए, ठीक है। और बाद में जो थे बच्चे खुचे वो सब एजेंट बन गए कि हाँ भाई रॉ मटेरियल उठा उठा के आप पोर्ट तक पहुंचा रहे हैं और वहाँ से फिर अंग्रेज़ आपसे कुछ काम ले रहे हैं। तो कंपनी ट्रेडर्स को के साथ प्लस पॉइंट क्या होता था कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड करते थे, जिसके वजह से उनका सामान जो था काफ़ी सस्ता हो जाता था। और कंपनी जो है इंडिया को जो है एक मार्केट और एक जो है रॉ मटेरियल के सोर्स के रूप में डेवलप कर दिया था। जो मेन दो मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट थे, एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे ड्यू टू द ब्रिटिश इन्वेजन्स। उसके बाद एलियनेशन ऑफ अपर एंड द मिडिल क्लास के ड्यूरिंग द इंडियन रूलर, कि जब भी भारतीयों का यहाँ पे शासन था तो जो भारत के अंदर के लोग थे उनको काफ़ी हाई पोस्ट पे रखा जाता था। चाहे मुस्लिम रूलर्स हों तब भी हिंदू रूलर्स को, हिंदू को वो अच्छे पोस्ट पे रखते थे। तो जिसके वजह से उनको लगता था कि चलो हमारी जो है समाज के अंदर जो है चीज़ें बेटर है। लेकिन जब अंग्रेज़ आए, यूरोपियंस आए, तो इन लोगों को जो वो अपने लोगों थे, ब्रिटिशर्स थे, उनको वो हायर पोस्ट पे रखते थे और जो आपके पास इंडियंस थे उनको सबऑर्डिनेट पोस्ट के ऊपर रखते थे। उनको काफ़ी ऑर्डिनरी लेवल पे काम करने के लिए दिया जाता था, जिसके वजह से उनके सेल्फ रिस्पेक्ट भी जो है हैम्पर होती है। तो कहता है उसके अलावा प्रिंसली एस्टेट जब ख़त्म होता है तो जो लोगों का जो जॉब था फॉर कल्चरल पर्सन, चाहे वो पोइट्स थे, ड्रामेटिस्ट थे, राइटर्स थे, म्यूजिशियंस थे, इन सब की जॉब ख़त्म हो गई। डायरेक्ट रेवेन्यू जब वो कल्टीवेटर से लेने लगे, बहुत सारे लैंडलॉर्ड, ताल्लुकदार, ये सारे जो है क्या हो गए, ख़त्म हो गए। काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी पोजीशंस ख़राब होती चली गई। ताल्लुकदार्स के केस में एक इंक्वायरी आती है कॉवर्ली जैक्सन के और इनाम कमीशन का गठन होता है बॉम्बे के अंदर 1852 के अंदर, और कहा जाता है कि 2000 स्टेट्स को जो है ख़त्म कर दिया गया और उसको डायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर के अंदर लेके आ गए वो लोग। छोटे छोटे जो स्टेट्स हुआ करते थे उस समय। अब एक आता है सोशल एंड रिलीजियस काउजेस, कि जो ब्रिटिशर्स की एटीट्यूड थी, काफ़ी एरोगेंट एटीट्यूड और रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस वो लोग करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने आप को काफ़ी सुपीरियर समझते थे और इंडियंस को जो है वो बारबेरियन, निग्रोइड इस तरीके से संबोधन करते थे। तो क्रिमिनल असॉल्ट जो इंडियंस के ऊपर जो था वो कॉमन था, लेकिन वाइट्स लोगों के साथ काफ़ी कोई भी जो है उसको पनिशमेंट मिलती नहीं थी। ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ के रिलीजन और कल्चर के अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट करते हैं।
इंडियंस को वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट करते हैं। और एक चेयरमैन था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, मैंगल्स, वो कहता है कि हिंदुस्तान तो हम लोगों को इसलिए ही मिला है क्योंकि हम लोग क्रिश्चियनिटी वहाँ पे क्या करें, फैला सकें, फ्रॉम वन एंड ऑफ इंडिया टू दी अनदर। तो इस तरह के स्टेटमेंट से जो है साफ साफ लग रहा था कि वो लोग कन्वर्जन्स कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए, प्रोहिबिशन ऑफ सती लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, विडो रिमैरेज जो है डलहौजी के समय में, प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, ह्यूमन सेक्रीफाइस, ये सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने बैन लगाया। तो ठीक था, लेकिन वही थी कि जो वहाँ के जो पंडित्स थे, मौलवीज थे, ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन जब ये लोग बढ़ाए तो इन सब की वजह से यहाँ के लोगों को लगा कि ये हमारे ट्रेडिशंस और कल्चर्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। 1850 के अंदर रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आई, जिसमें मॉडिफाई किया गया था कस्टम को कि अगर आप अपना धर्म चेंज भी करते हैं तो आप अपने पिता के संपत्ति के अंदर जो है अपना शेयर ले सकते हैं। चार्टर एक्ट 1813 मिशनरीज़ को अलाउ करता है कि आप इंडिया जाइए, वहाँ पे सेटल होइए, फिर वहाँ पे क्रिश्चियनिटी बढ़ाइए। इस वजह से चार्ल्स ग्रंट जो थे उनका स्टेटमेंट था कि अगर हम वेस्टर्नाइज करते हैं, यानी स्कूल खोलते हैं, कॉलेजेस खोलते हैं, हॉस्पिटल्स खोलते हैं, तो फिर क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसके बाद कुछ मिलिट्री काउजेस थे। बेसिकली जो सिपॉइज थे वो क्या थे, तो पिजेंट इन यूनिफॉर्म, कि यूनिफॉर्म के अंदर के पिजेंट्स होते थे ये। और लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स के अंदर चूँकि पैसे की कमी होने लगी, इस वजह से बहुत सारे जो किसान के लोग थे वो सब ज्वाइन करने लगे आर्मी को कि भाई कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम तो मिलेगा। बंगाल आर्मी के अंदर कहा जाता है 3/5 जो थे वो कहाँ से आते थे, पीजेंट से आते थे। अवध जो है वहाँ पे हाई कास्ट ब्राह्मण थे। नॉर्थ वेस्ट राजपूत फैमिली से जो है सोल्जर्स आते थे। और जब अवध का एनेक्सेशन होता है तो कहता है कि इन लोगों को ये लगने लगा कि यार हमारे ही सर्विसेज को यूज़ करके हमारे ही राजा को वो लोग क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे एक्चुअल नेचर जो है उनको समझ में आने लगा। मौलाना आज़ाद जो है, अबुल कलाम आज़ाद, उनका भी एक स्टेटमेंट है कि एनेक्सेशन ऑफ अवध मार्क द बिगनिंग ऑफ अ रिबेलियन मूड इन द आर्मी जनरली एंड अ बंगाल आर्मी इन पर्टिकुलर। ठीक है, जो कि आपके पास कि अवध के अंदर जब राजा को हटाया गया तो उसके बाद से ही जो है सैनिकों के मन के अंदर जो है विद्रोह की भावना जो है क्या होती है, आती है। कुछ प्रोफेशनल ग्रीवियंसेस थे कि इंडियन सिपॉइज़ को लगभग 1/3 सैलरी मिलती थी। 27 रुपये के आसपास उनको सैलरी मिलती थी, जिसमें मैक्सिमम खर्च तो उनको अपना यूनिफॉर्म मेंटेन करना, हर एक चीज़ मेंटेन करने में ही खर्च हो जाती थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा था। प्रमोशन और पेंशन के अंदर काफ़ी बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था, एब्यूज़, ह्यूमिलिएट करते थे। दूर दराज के इलाके में उनको काम करने के लिए भेजा जाता था और उसके बदले में उनको एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं मिलता था। और खूब अच्छा काम भी किए तब भी कोई जागीर वगैरह तो मिलता नहीं था। सारा का सारा श्रेय जो है वो अंग्रेज़ लेके चले जाते थे। 1854 के अंदर एक पोस्ट ऑफिस एक्ट पास होता है कि पहले इनको फ्री में चिट्ठी लिखने विखने की जो है फ्रीडम थी। ठीक है, लेकिन बाद में अब उसके लिए भी पैसे चार्ज होने लगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम जो था रहा। अब रिलीजियस ग्रीवेंसेस में कहता है कि हाई कास्ट सिपॉइज रिजर्व्ड द पार्ट ऑफ आर्मी डिसिप्लिन दैट ट्रीटेड देम एट पार विद द लॉ कास्ट रिक्रूट्स। ठीक है, कि इनको लगता था कि जो आर्मी है उसमें भी हाई कास्ट लो कास्ट होना चाहिए, लेकिन अब एक साथ रह रहे थे तो इस वजह से जो है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। अब जैसे 1806 में वेल्लोर म्यूटिनी होती है कि टर्बन के जगह पे लेदर कोकैट का जो है यूज़ करने की बात कही जाती है, तो वहाँ के सैनिकों ने जो है क्या कर दिया, मना कर दिया। 1824 के अंदर बर्मा में युद्ध करने जाना था तो बंगाल के जो थे, बैरकपुर के जो थे, उन्होंने मना कर दिया कि अगर वो दूसरे देश जाते हैं बाय सी रूट तो उनको जो है क्या होगा, उनका धर्म नष्ट हो जाता है। और ये चीज़ें जो है उनको अपने सोसाइटीज़ में देखने को मिलती थी कि अगर वो कहीं दूर से जाते थे तो उनको जो है अपने बिरादरी से ही बाहर कर देते थे।
हाँ, तो इस वजह से ये लोग जाना नहीं चाहते थे, लैंडमार्क से फिर गए, लेकिन काफ़ी पनिशमेंट इनको मिला। उसके बाद जो है 1856 के अंदर एक जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट आता है कि जो है लॉर्ड कैनिंग जो है आपके बोलते हैं कि जो भी फ्यूचर रिक्रूट होंगे बंगाल आर्मी के, वो एक लिखित में देंगे कि जहाँ भी उनको भेजा जाए वहाँ पे वो जाएंगे, उसके लिए आप मना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट कर लीजिएगा, रिपोर्ट्स ऑफ बोन डस्ट, कि धर्म को जो है ख़राब करने के लिए वो लोग आटा में हड्डी का चूरन मिला रहे हैं। ठीक है, इस तरह की अफवाह भी जो है फैलती है, जिसके वजह से लोगों के अंदर अपने धर्म को लॉस करने की बात जो है काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। उसके बाद एक पहले का था कि ब्रिटिश आर्मी को जो है हराया नहीं जा सकता है, उनको किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में, चाहे वो फर्स्ट अफ़गान वॉर हो, पंजाब वॉर हो, क्रीमियन वॉर हो, संथाल अपराइजिंग्स हो, वहाँ पे देखा गया कि भाई अंग्रेज़ों की जो सेना है उसको भी हराया जा सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहे जिससे जो है आपका 1857 के काउजेस जो है स्टार्ट होते हैं। तो इसको एक दो बार अच्छे से देख करके समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपका विद्रोह स्टार्ट होता है मंगल पांडे से, और फिर किस तरीके से जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, इन सब के बारे में हम लोग देखते जाएंगे। थैंक यू।